हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। साइंस टेक का चैप्टर 2 स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 3 की ओर हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 3 में हम लोग रॉकेट प्रोग्राम का स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक पूरा एक चार्ट तैयार किया था, जो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मैंने पार्ट 1 में मैंने इस सभी को कवर कर चुका हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, फिर उसके टाइप्स को और इसका विकास कैसे हुआ, नेशनल स्पेस प्रोग्राम की भी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पार्ट 1 में ही। और पार्ट 2 में मैंने क्या किया कि नेशनल स्पेस प्रोग्राम के तहत जो फेज़ 1 है उसको कंप्लीट कर चुका हूँ और फेज़ 1 और फेज़ 2 इन दोनों को कंप्लीट कर चुका हूँ। ये नेशनल स्पेस प्रोग्राम है, इसको फेज़ 1 कंप्लीट कर चुका हूँ और फेज़ 2 पार्ट 2 में आप जाकर पार्ट 2 जो है उसको आप जाकर देखें। फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। फेज़ 2 का ये सेक्शन बचा हुआ था रॉकेट प्रोग्राम, और आज इस पार्ट 3 में मैं रॉकेट प्रोग्राम को लेकर चर्चा करूंगा और बाकी जो बचेंगे उनको 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो रॉकेट प्रोग्राम मेरा जो है वो चरण 2 फेज़ 2 का सेक्शन बी है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सारा हो चुका है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे। तो फेज़ 2 का जो बी सेक्शन है फेज़ 2 के अंतर्गत चल रहा है। फेज़ 2 का जो बी है वो है हम लोग का रॉकेट प्रोग्राम। तो रॉकेट प्रोग्राम को समझने के पहले रॉकेट के बारे में जानना होगा कि रॉकेट क्या है। आखिर रॉकेट बोला किसको जाता है? रॉकेट का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में ले जाने वाले उपग्रहों को, मतलब अंतरिक्ष वाहन को ही रॉकेट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपल वे में लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष के वाहन रॉकेट क्या कहलाते हैं? रॉकेट जो होते हैं वो अंतरिक्ष के वाहन कहलाते हैं। मतलब अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट ले जाए जाते हैं किसके थ्रू? रॉकेट के थ्रू ले जाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष के वाहन ही क्या कहलाते हैं? रॉकेट कहलाते हैं। अंतरिक्ष के वाहन क्या कहलाते हैं? रॉकेट कहलाते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंतरिक्ष के वाहन जो है रॉकेट कहलाते हैं। अब इस स्पेस प्रोग्राम को मैं 4 चरण के तहत इसको समझने की कोशिश करूंगा और आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। इतने डीपली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको साइंस टेक से एक जुड़ाव फील हो, आप उसको मन मस्तिष्क में संजोएं, उसको समझें, उस चैप्टर को समझें। जब एक बार आप इसको फील करने लगते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं रह पाता। आप उसको बहुत आसानी से क्वेश्चन को ढूंढ कर उसको बनाने की चाहत रख सकते हैं, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में आपका बैठ जाए। पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करें। तो रॉकेट प्रोग्राम में हम लोग देखें कि 4 चरण में इसको क्लासिफाई किया गया। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका था कि LEDS। एल हो गया लर्निंग फेज के तहत कौन से रॉकेट बनाए गए। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फेज के तहत कौन से रॉकेट बनाए गए। देन है डेमोन्स्ट्रेशन फेज के तहत कौन से रॉकेट बनाए गए। और एक लास्ट है आपका स्पेशलिटी फेज के तहत कौन से रॉकेट बनाए गए। अब इसको ध्यान से आप देखिए, ये पूरा रॉकेट प्रोग्राम आपको मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, बस इसको आप ध्यान से सुनिए 10 मिनट। देखिए लर्निंग फेज जो है, इस फेज के तहत ये पहली पीढ़ी का रॉकेट है। लर्निंग फेज क्या है? पहली पीढ़ी का रॉकेट है। और इस पहली पीढ़ी के रॉकेट में 2 रॉकेट बनाए गए थे, एक साउंडिंग रॉकेट और एक लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट और एक है लॉन्चिंग रॉकेट। लेकिन यहीं पर अगर एक्सपेरिमेंटल फेज की बात करेंगे आप लोग, तो एक्सपेरिमेंटल फेज में भी आपको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, ASLV, जो चार्ट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैं उसको अभी दिखाता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन फेज में हम लोग क्या किए हैं कि 2 व्हीकल बनाए, यानी 2 रॉकेट बनाए। एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक है आपका जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV। और स्पेशलिटी फेज में हम लोग क्या देखेंगे,
डेमोन्स्ट्रेशन फेज हो गया। और स्पेशलिटी फेज में ही हम लोग देखेंगे इसी डेमोन्स्ट्रेशन फेज में दो और है हम लोग का। जैसे GSLV है, तो GSLV के जो वर्जन होंगे, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। तो ये हो गया अब ये साउंडिंग रॉकेट, ये लॉन्चिंग रॉकेट। एक्सपेरिमेंटल फेज में ऑगमेंटेड या ASLV, डेमोन्स्ट्रेशन फेज में दो रॉकेट PSLV, GSLV और GSLV के 3 पार्ट, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। और जो स्पेशलिटी फेज है इसमें SSLV, ULV और RLV, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV, ULV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, अनमेन्ड लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये आपको हो गए। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करें कि पहले इनका डेवलपमेंट हम देख लेते हैं कि कब हुआ था। तो ध्यान से देखिए, साउंडिंग जो रॉकेट है इसका निर्माण 1967 में किया गया था, 1967। लॉन्चिंग रॉकेट जो है वो SLV है, वो 1979। SLV अच्छा, ASLV इसका निर्माण किया गया था 1987। PSLV और GSLV, PSLV का 93 और GSLV का 2001। 93 और इसका 2001। बाकी जो GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 जो है 2014 और 2017 के अराउंड, 2014 और 2017, ठीक है। ये कुछ ईयर हैं, आप लोग याद रखिएगा। मेन जो है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है कि SLV का विकास हुआ था कब, 1979 में, फिर ASLV का 1987, PSLV 1993 और GSLV 2001। गैप देखिएगा यहाँ पर, 1979 8 साल के बाद ये बना, 6 साल के बाद ये बना और फिर 8 साल के बाद ये बना। तो ये गैप याद रखिएगा। इस तरह से क्या हुआ, रॉकेट का विकास हुआ है। अब इस साउंडिंग रॉकेट क्या होता है और लॉन्चिंग रॉकेट क्या होता है, ये दोनों को मैं यहीं पर लिख देने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउंडिंग रॉकेट क्या होता है। साउंडिंग रॉकेट होता है वह रॉकेट जो इनर स्पेस में भेजे जाते हैं। मतलब साउंडिंग रॉकेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रॉकेट जो इनर स्पेस के अध्ययन के लिए छोड़े जाते हैं। ऐसा रॉकेट जो इनर स्पेस के अध्ययन के लिए छोड़े जाते हैं। इनर स्पेस जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 0 से 400 किलोमीटर तक के रेंज को क्या बोला जाता है, इनर स्पेस बोला जाता है। इनर स्पेस में 2 पार्ट आते हैं, एक 0 से 100 किलोमीटर तक को एटमॉस्फेयर बोला जाता है और 100 से 400 किलोमीटर तक को स्काई। मैं ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुका हूँ, आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे रॉकेट जो इनर स्पेस मतलब आंतरिक जो अंतरिक्ष है के अध्ययन के लिए छोड़े जाते हैं, के अध्ययन के लिए छोड़े जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सोचिएगा कि इनर स्पेस में क्या अध्ययन किया जाएगा। इनर स्पेस में क्या अध्ययन किया जाएगा। इनर स्पेस के अध्ययन के लिए अगर हम रॉकेट भेज रहे हैं तो इनर स्पेस में क्या अध्ययन करेगा। तो इनर स्पेस में क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल की गतिविधियों का वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो इनर स्पेस में क्या है, वायुमंडल है। इनर स्पेस में क्या है, वायुमंडल है। इनर स्पेस में क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल से संबंधित सारी गतिविधियों का क्या करेगा, वो अध्ययन करेगा। वायुमंडल की जो गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करेगा। तो वायुमंडल की कौन सी गतिविधियां हो सकती है, खुद से आप मेमोराइज कीजिए। यहाँ से आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक पॉइंट में जानते हैं कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाना सीखिए, तब मेंस में आपको क्या होगा, काम आएगा। तो हम लोग देखें कि इनर स्पेस की बात करें, इनर स्पेस के अध्ययन की बात कर रहा है। तो इनर स्पेस में हम लोग को ध्यान जाएगा कि 0 से 100 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर था। इसका मतलब एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या गतिविधियाँ हो सकती है, या तो मौसम जलवायु की भविष्यवाणी कर सकता है। वायुमंडल में जाकर वो क्या कर सकता है कि मौसम जलवायु की गतिविधियाँ, मौसम जलवायु के बारे में बता सकता है, उनकी गतिविधियों के बारे में बता सकता है, उनकी भविष्यवाणी कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा का स्टडी कर सकता है।
ग्रीन हाउस गैस की मात्रा का अध्ययन कर सकता है। उसके साथ ही अगर आप देखिएगा कि वायुमंडल में जो विभिन्न परत हैं वो विभिन्न परतों का अध्ययन कर सकता है, विभिन्न परतों का अध्ययन कर सकता है। तो इस तरह से क्या करेगा ये साउंडिंग अगर पूछ दिया जाए कि साउंडिंग रॉकेट क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि साउंडिंग रॉकेट वैसे रॉकेट को कहा जाता है जो इनर स्पेस के अध्ययन के लिए छोड़े जाते हैं। इनर स्पेस चूँकि 0 से 400 किलोमीटर के रेंज में पाए जाते हैं, तो 0 से 400 किलोमीटर के रेंज में ही एटमॉस्फेयर होते हैं। इसका मतलब एटमॉस्फेयर से संबंधित सारी गतिविधियाँ का अध्ययन साउंडिंग रॉकेट ही करता है। लेकिन अब लॉन्चिंग रॉकेट की बात करते हैं। लॉन्चिंग रॉकेट SLV। तो लॉन्चिंग रॉकेट का क्या है? लॉन्चिंग रॉकेट जो है मतलब ये ऐसा रॉकेट है जिसमें आउटर स्पेस में अभियान को भेजा जाता है। मतलब ऐसा रॉकेट जिससे अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस की बात, अंतरिक्ष जब भी करेंगे तो आउटर स्पेस की बात करेंगे हम लोग। अब आउटर स्पेस में 3 पार्ट होते हैं। इनर स्पेस, आउटर स्पेस में कितने 3 पार्ट होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ऐसा रॉकेट जिससे अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, जिससे अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। यहाँ पर बात तो है ही नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा कि रॉकेट जो है, रॉकेट के 2 पार्ट जो हम लर्निंग फेज में जो हम लोग सीखें, एक साउंडिंग रॉकेट, एक लॉन्चिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट में तो हम लोग इनर स्पेस की बात करते हैं, लेकिन जब लॉन्चिंग रॉकेट की बात करेंगे तो इस रॉकेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि आउटर स्पेस में उपग्रह को स्थापित करने की बात करेंगे। यानी कि ऐसा रॉकेट जिससे आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष में उपग्रहों को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अब इस आउटर स्पेस में क्या हो गया, तो ध्यान से देखिएगा कि इस आउटर स्पेस में, ये आउटर स्पेस जो है ये मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये 0 से 400 किलोमीटर तक है, 400 से 40,000 किलोमीटर तक है। ये हो गया। देखिए 0 से 400 किलोमीटर और 400 से 40,000 किलोमीटर, 400 से ये 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। और यही जो है आपको आउटर स्पेस है। और इसी आउटर स्पेस में सेटेलाइट को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो ये 3 पार्ट में था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट और एक हाई अर्थ ऑर्बिट। ये भी इसको भी मैं और अंदर अभी डीपली स्टडी करूँगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में किस तरह के सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में किस तरह के सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट में किस तरह के सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो आप देखिएगा कि इनर स्पेस में साउंडिंग रॉकेट, ये जो इनर स्पेस था 0 से 400 किलोमीटर, इसमें साउंडिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं, साउंडिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो 400 से 40,000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट भी है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी है और हाई अर्थ ऑर्बिट भी है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में अगर देखते हैं हम लोग, ये आउटर, इसमें उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ASLV क्या है, PSLV क्या है, GSLV क्या है, सबके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले SLV की चर्चा करते हैं हम लोग। SLV किसका पार्ट है, तो लर्निंग फेज का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग SLV। अब SLV क्या है? SLV है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV को SLV-3 भी बोला जाता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका मतलब यह जो है आपका
इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये तो पता है कि ये एसएलवी है क्या, कि एसएलवी क्या है, कि लॉन्चिंग रॉकेट किसको बोला जाता है, तो ऐसा रॉकेट जिसे अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, अंतरिक्ष में जाकर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, उस रॉकेट को लॉन्चिंग रॉकेट बोलते हैं। लेकिन लॉन्चिंग रॉकेट में पहला लॉन्चिंग रॉकेट कौन था, SLV-3। SLV-3 का हो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। SLV-3 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह 4 चरणों वाला भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट था। 4 चरणों वाला, यह 4 चरणों वाला भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट, भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट 4 चरणों वाला, याद रखिएगा। अब इसमें जो है ये किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया गया। कुछ पॉइंट याद रखना है। APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बना। अब SLV-3 का हम लोग क्या करते हैं, इसे इसलिए विकसित किया गया था ताकि उपग्रहों को, सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से क्या किया जाए, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाए, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। अब इसका मैं फिगर बना रहा हूँ, कहीं फिगर बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप मेंस में लिख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो कोशिश कीजिए कि उसका एक छोटा सा फिगर ज़रूर ड्रॉ करें। तो ये फिगर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये 4 चरणों वाला, कितने चरणों वाला रॉकेट है, 4 चरणों वाला रॉकेट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 4 चरणों वाला रॉकेट, और ये चारों चरणों में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। इन चारों चरणों में सॉलिड प्रोपेलेंट माने ईंधन होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब ठोस प्रणोदक जो रॉकेट को, ठोस प्रणोदक रॉकेट में फ्यूल की तरह काम करते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट इन चारों फेज में सॉलिड प्रोपेलेंट क्या करता है, सॉलिड प्रोपेलेंट का प्रयोग किया जाता है, और उस सॉलिड प्रोपेलेंट का नाम है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और सॉलिड प्रोपेलेंट का नाम क्या है, HTPB। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये SLV-3 के बारे में हुआ। अब ये SLV-3 के बाद जो नेक्स्ट फेज है हम लोग का, कौन सा फेज है, एक्सपेरिमेंटल फेज। और एक्सपेरिमेंटल फेज में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया, कौन सा रॉकेट, तो ASLV। एक्सपेरिमेंटल फेज में ASLV का आपको फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेता हूँ कि ASLV है क्या। ये 5 चरणों वाला भारत का, वो 4 चरण का था, ये 5 चरणों वाला भारत का पहला रॉकेट, भारत का पहला रॉकेट। कितने चरणों वाला, 5 चरणों वाला भारत का पहला रॉकेट। अब ये 5 चरणों वाला जो रॉकेट है, तो इसमें 5 चरण जो हैं, मैं यहाँ मैप फिगर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 5 चरण हैं, इन 5 चरणों में
आपको सॉलिड प्रोपेलेंट का ही यूज किया गया है। इन पांचों चरणों में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया है। सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया है। और इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट कौन सा है? वही HTPB जो अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्सिल, यहाँ देखिए लिखा हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का PSLV और GSLV। नेक्स्ट क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV और GSLV, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये जो SLV है, SLV जिसका विकास आपको 1979 में किया गया था, उसके बाद 8 साल के बाद 1987 में ASLV, और 1993 में PSLV, और 2001 में GSLV। मतलब PSLV का विकास 1993 में और GSLV का विकास 2001 में, 1993 में और 2001 में। इसका विकास किया गया था आपको 1993 में, और इसका विकास किया गया आपको 2001 में। तो PSLV जो है, PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये PSLV कितने चरणों वाला है? तो 4 चरणों वाला रॉकेट है। PSLV जो है ये 4 चरणों वाला रॉकेट है। 4 चरणों वाला रॉकेट है। लेकिन GSLV क्या है? ये 3 चरणों वाला रॉकेट है। 3 चरणों वाला मतलब 3 फेज वाला रॉकेट है। अभी तो 4 चरण वाला अगर रॉकेट है, तो सबसे पहले हम इसका अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, चार चरण 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो PSLV जो 4 चरण वाला रॉकेट है, इसमें फर्स्ट और थर्ड फेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। फर्स्ट और थर्ड फेज में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। ठोस प्रणोदक सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। लेकिन यहीं 4 में लिक्विड प्रोपेलेंट और फर्स्ट फेज में लिक्विड प्रोपेलेंट, इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट और इसमें भी लिक्विड प्रोपेलेंट। लेकिन ये जो लिक्विड प्रोपेलेंट है, ठोस लिक्विड प्रोपेलेंट जो फेज 1 में यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है UDMH। इसका ये UDMH। लेकिन जो फोर्थ फेज में जो यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है आपको MMH। और ये UDMH। MMH का फुल फॉर्म होता है मोनो मिथाइल हाइड्रोजन। लेकिन UDMH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UDMH का फुल होता है अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन देख लिए हम लोग। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो GSLV जो 3 फेज वाला था, तो GSLV के बारे में हम लोग देखते हैं कि GSLV ये 3 फेज का जो रॉकेट है, तो इसमें तीनों फेज में जो है अलग अलग प्रोपेलेंट का यूज किया गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 1 2 और 3। फेज 1 में देखिएगा कि GSLV 3 चरण वाला जो रॉकेट है, इसमें पहले चरण में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया। दूसरे फेज में लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज किया गया। लेकिन थर्ड फेज में जो है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का यूज किया गया। तो ये देखिएगा कि ये जो सॉलिड प्रोपेलेंट है, सॉलिड प्रोपेलेंट में किसका यूज किया गया? तो सॉलिड प्रोपेलेंट में HTPB का,
लिक्विड प्रोपेलेंट में किसका यूज किया गया, तो अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन UDMH। लेकिन जो क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया गया, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा, तो एग्जामिनर्स आपको समझेगा, अंडरस्टैंडिंग पर्पस की लड़का के पास है। अब PSLV GSLV के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि PSLV होता क्या है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये 4 चरणों वाला है, जिसे मैंने अभी भी बताया। फर्स्ट और 3 चरण में सॉलिड प्रोपेलेंट, और फर्स्ट फेज में लिक्विड प्रोपेलेंट लेकिन UDMH का यूज़ किया जाता है, और 4th फेज में लिक्विड प्रोपेलेंट लेकिन MMH का यूज़ किया जाता है। ये एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होगा। और ऐसे रॉकेट जिसे ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को छोड़ने के लिए, मतलब अगर ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग किस लॉन्च व्हीकल का यूज करेंगे, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस वाहन का यूज किया जाता है। अब उसी तरह अगर देखेंगे हम लोग GSLV, जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका स्थापना 2001 में जिसका निर्माण किया गया था। तो ऐसे रॉकेट जिससे उपग्रहों को भूमध्यरेखीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, ऐसे रॉकेट ये GSLV है। तो ऐसे रॉकेट जिसका उपयोग क्या किया जाता है, उपग्रहों को भूमध्यरेखीय कक्षा में, जिसका उपयोग उपग्रहों को भूमध्यरेखीय कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, जिसे भूतुल्यकालिक उपग्रह, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, जिसमें या यूं कहें या जिस रॉकेट से या जिससे जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं। सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं। जियो सिंक्रोनस का हिंदी क्या हुआ, भूतुल्यकालिक और भू स्थिर। इसका हो गया भूतुल्यकालिक और ये भू स्थिर उपग्रह। भूतुल्यकालिक उपग्रह और ये भू स्थिर उपग्रह, ये ऑलरेडी मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का PSLV और GSLV का हम लोग अंडरस्टैंडिंग देख लिए। अब GSLV में 3 वर्जन जो हैं, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर देता हूँ कि GSLV के क्लासिफिकेशन को लेकर हर एक टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब ये बेसिक टर्म आप सीखे रहेंगे। GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3, 3 इसके टाइप्स हुए। GSLV Mark 1, GSLV Mark 2
GSLV Mark 3। अब GSLV Mark 1 क्या है? GSLV Mark 1 क्या था? तो ये ऐसा GSLV है, ऐसा GSLV, और GSLV ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऊपर में, ऐसा GSLV जिससे विदेशी, जिससे या जिस नहीं सॉरी ऐसा GSLV जिसमें विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारत में तो विकास हुआ नहीं था उस टाइम, जिसमें विदेशी क्रायोजेनिक इंजन, विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और जैसे जैसे टाइम गुजरा, भारत अपने आप में क्या हुआ, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। आप देखते जाइएगा आगे किस फेज से कहाँ तक वो अपने आप को उठाया है। ऐसे GSLV जिसमें विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है, उसको GSLV MK1 कहा जाता है। और GSLV Mark 2 क्या है? ऐसे GSLV जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। देखिए ये धीरे धीरे अपनी ओर ट्रेंड कर रहा है भारत। ऐसा GSLV जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिएगा कि GSLV Mark 1 में विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था, लेकिन जैसे ही Mark 2 वर्जन चेंज हुआ, इसे हम लोग क्या किए, धीरे धीरे अपने स्वदेशी की ओर रुझान किए और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कि GSLV Mark 2 में ऐसा GSLV जिसे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। GSLV Mark 3 भी वही है, इसमें भी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का ही उपयोग किया गया है, लेकिन ऐसे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाले GSLV, ऐसे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाले GSLV जिसका उपयोग क्या किया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय क्षमता वाले जो सेटेलाइट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षमता वाले पेलोड, मतलब सेटेलाइट का लोड, सेटेलाइट का वेट, अंतर्राष्ट्रीय क्षमता वाले पेलोड, इसका वैल्यू कितना होता है, 4 टन से अधिक, ग्रेटर देन 4 टन, को प्रक्षेपित करने में क्या हुआ, को प्रक्षेपित करना संभव हुआ, को प्रक्षेपित करना संभव होता है, संभव होता है। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग कि GSLV Mark 1 में विदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, लेकिन GSLV Mark 2 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, लेकिन वही GSLV Mark 3 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला ही वैसा GSLV का यूज किया गया जिससे 4 टन से अधिक वाले पेलोड को प्रक्षेपित करना संभव हुआ। 4 टन से अधिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षमता वाले जो सेटेलाइट हैं उनको भी प्रक्षेपित करना पॉसिबल हुआ GSLV Mark 3 के थ्रू, मतलब इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था, यहाँ पर एग्जांपल में आप लिख दीजिएगा कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। आपको पता है कि चंद्रयान 3 में GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया है और चंद्रयान 2 में GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया है। GSLV Mark 3, GSLV Mark 3, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को, लेकिन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023। तो ये हम लोग को रॉकेट प्रोग्राम जो था यहाँ तक ख़त्म हुआ।
ये यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग को रॉकेट प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अब एक और है जो डेमोस्ट्रेशन फेज़ में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक लास्ट है स्पेशलिटी फेज़। तो ध्यान से देखिए, लर्निंग फेज़ ये कंप्लीट हो चुका था। एक्सपेरिमेंटल फेज़ में ASL भी था, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में। ये किस फेज़ में था? तो एक्सपेरिमेंटल फेज़ में। ये एक्सपेरिमेंटल फेज़ का पार्ट था, ठीक है। उसके बाद PSLV और GSLV किसका पार्ट था? डेमोस्ट्रेशन फेज में। ये डेमोस्ट्रेशन फेज का पार्ट था। डेमोस्ट्रेशन फेज का पार्ट था। अब एक लास्ट जो है वो है आपका, यहाँ देख लीजिए आप लोग, LEDS। डेमोस्ट्रेशन फेज तक हो चुका था। एक लास्ट स्पेशलिटी फेज, जिसमें 3 लॉन्च व्हीकल को स्टडी करेंगे हम लोग। स्पेशलिटी फेज, इसमें 3 लॉन्च व्हीकल का हम लोग स्टडी करेंगे। कौन कौन? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अनमैन्ड लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। धीरे धीरे इसरो अपने आप को क्या किया, ये जो स्पेस में अपने आप को बढ़त बढ़ाती गई और इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक पहचान छोड़ते गया। तो ये जो SSLV है, ULV है, RLV है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह इसरो के द्वारा विकसित एक नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट है। नेक्स्ट जनरेशन का क्या है? रॉकेट है, जिसमें 0 से 500 kg पेलोड को प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है। ये जो रॉकेट बनाया गया है वो 0 से 500 kg पेलोड वाले जो सेटेलाइट हैं, 0 से 500 kg पेलोड को प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है। प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया इस रॉकेट को। कितना था? 0 से 500 kg। उसी प्रकार अगर ULV की बात करेंगे हम लोग, ULV की बात करें तो ये इसरो द्वारा विकसित, ये भी एक नेक्स्ट जनरेशन का ही ये रॉकेट है, लेकिन ये 500 kg से अधिक पेलोड को ले जाने में सक्षम है। ये भी इसरो के द्वारा ही विकसित, ये भी नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट है। नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट है, लेकिन ये 500 kg से ऊपर, ग्रेटर देन 500 kg के पेलोड को ले जाने में सक्षम है, को प्रक्षेपित करने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट है RLV। ULV था यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल। मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ULV का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल। और SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, स्मॉल वेट के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब ऐसे
रीयूजेबल का मतलब तो बार बार इसका यूज किया जा सके। अगर हम किसी वाहन से, किसी रॉकेट से एक सेटेलाइट को भेज रहे हैं तो उस रॉकेट का हम बार बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेटेलाइट को एक रॉकेट से भेज दिया उसके बाद उस रॉकेट का काम ख़त्म हो गया। रीयूजेबल का मतलब तो बार बार उस रॉकेट को यूज करके अपनी खर्च को कम करना और फ़ायदा को बढ़ाना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो RLV होता क्या है, ध्यान से देखिए, पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान, यानी बार बार प्रयोग में लाने वाला ऐसा रॉकेट जिन्हें अंतरिक्ष के कार्यक्रमों के लिए ऐसा रॉकेट जिन्हें अंतरिक्ष के कार्यक्रमों के लिए बार बार क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। बार बार प्रयोग में लाया जाता है, उसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं। जैसे कहा जाए कि भारत में अभी तक जितने भी रॉकेट बनाए गए हैं उन सभी को एक बार यूज में लाया जाता है, लेकिन RLV अनेक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि को बार बार प्रयोग में लाया जाने वाला रॉकेट। तो ये हम लोग का हुआ SSLV, ULV, RLV। ULV के बारे में देख लिए हम लोग, SSLV के बारे में देख लिए। तो ये हम लोग का रॉकेट का जो फेज है, रॉकेट प्रोग्राम, ये कंप्लीट हुआ। अब ये पार्ट 2 में मैंने क्या कंप्लीट किया, रॉकेट प्रोग्राम को क्या किया, कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट होगा, ये रॉकेट प्रोग्राम हम लोग का कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट अब पार्ट 4 जो स्पेस टेक्नोलॉजी का आएगा, उसमें मैं आपको फेज 3 तकनीकी विशेषता के चरण, जिसमें चंद्रयान, मंगलयान, शुक्रयान, गगनयान, आदित्य L1, इन सारी की चर्चा करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसको अच्छा से देखिए और नोट्स तैयार करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे इससे साहस मिलेगी अपने आप को अपग्रेड करने में। तो चलिए, धन्यवाद।